13,000 से 14,000 बच्चे हर साल सुसाइड कमिट करते हैं। 1 से 3 साल के बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। परेशान है तब हमें क्या करना है, गुस्सा है तब हमें क्या करना है, ये बहुत कम स्कूल सिखाते हैं। बच्चे की परफॉर्मेंस पे 2 तालियां भी बजा देंगे तो बच्चा और ज़्यादा मोटिवेट होकर वो चीज़ और आगे बढ़ेगा उससे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात कही गई है कि हर स्कूल में एक स्टूडेंट काउंसलर होना ज़रूरी है कि कम से कम 200 से ज़्यादा करियर चॉइसेस हैं बच्चों के पास। हम अब बिल्कुल भी बच्चों को मारने में बिलीव नहीं करते, क्योंकि मारपीट से बच्चा और अग्रेसिव ही होता है। रट्टा मारना तो मतलब ह्यूमन ब्रेन का सबसे कम जो यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं, वो है किसी भी चीज़ का रट्टा लगवाना बच्चों को। मॉरल एजुकेशन तो हर ज़माने में ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा इंसान बने रहना ही हमारे इस जीवन का उद्देश्य है। और इंग्लिश मीडियम कितना चैलेंजिंग है भिवानी के बच्चों के लिए? अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आ रही है, तो कोई बड़ा गुनाह नहीं है। बच्चे के करियर का फैसला कौन-सी क्लास में लिया जा सकता है? भिवानी में पहली बार हम एक स्टेम लैब लेकर आए हैं, इनोवेशन स्टूडियो नाम है उसका। जितनी भी एक्टिविटीज़ में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, जो भी काम बच्चा करेगा, उसके लिए कोई फ़ीस अलग से नहीं चार्ज की जाती है। दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही सस्ते फ़ीस में अवेलेबल है यहाँ पे। तो अपने बच्चों के लिए रूल्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे कि आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कितनी देर के लिए, किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। टॉपर कुछ परसेंटेज बच्चे बनेंगे, हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता। तो थ्री इडियट्स में भी बहुत फेमस डायलॉग था कि मार्क्स के पीछे नहीं, समझ के पीछे भागना चाहिए हमें, तो सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। जिस चीज़ में बच्चे का टैलेंट है या जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट बन सकता है, अगर पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे, तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं बच्चों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे आप मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे को कैसे तैयार करना है। और खास करके हमारे ऑफिस के एक स्टाफ हैं, हमारी रिपोर्टर हैं, एक साथी, उन्होंने पूछा सर मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसे स्कूल भेजना है। तो एक स्कूल की प्रिंसिपल जो हैं गरिमा सावलानी जी, हमने इनको बुलाया है। जीडी गोयनका भिवानी की प्रिंसिपल हैं, इनको रिक्वेस्ट किया और बुलाया है। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरी भी बहुत इच्छा थी कि आपसे मिलूँ मैं और स्कूल के बारे में, एजुकेशन के बारे में हम कुछ बातें करें और लोगों तक अपनी भावनाएँ पहुँचाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। सबसे पहला सवाल हमारी उन रिपोर्टर का ही, उनका बच्चा बड़ा हो रहा है, हुँ, हुँ। उन्होंने मुझसे पूछा और वो लगभग 3 साल के आसपास है। तो राइट। उन्होंने पूछा सर बच्चे को स्कूल कब भेजें? तो सेम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि बच्चे को स्कूल भेजना स्टार्ट कब से करें? देखिए, वैसे तो एनईपी के हिसाब से बच्चा 3 साल का जो बच्चा होता है, 3 साल कंप्लीट कर चुका होता है, वो बच्चे की एग्ज़ैक्ट राइट एज है, जिसमें वो स्कूल में एडमिशन ले सकता है। उससे पहले की जो एज होती है, उसमें जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, जितने रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये देखा है कि 1 से 6 साल तक के बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो बहुत फ़ास्ट होता है और उसके अलावा उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी इन्हीं सालों के बीच में होता है। सो 1 से 3 साल तक का बच्चा, यानी पैदा होने से लेके, मैं 1 साल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वो 1 साल इन्फेंसी पीरियड होता है जहाँ पे बच्चा बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। सो 1 से 3 साल के बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट बहुत फ़ास्ट होता है। सो उस टाइम पे बच्चे को एक बहुत ही ज़्यादा प्यार और केयर वाले माहौल की ज़रूरत होती है, जो उसे फैमिली से मिलता है। और यही देखने में आया है कि उसी दौरान जो बच्चा बहुत प्रोटेक्टेड होता है, बहुत केयर उसकी की जाती है, उसे बहुत प्यार दिया जाता है, वो बच्चा काफ़ी कॉन्फिडेंटली स्कूल में आता है, बिना डरे, बिना रोए। सो 3 साल के बच्चे की एज बिल्कुल परफेक्ट है उसे स्कूल में भेजने के लिए। उससे पहले बच्चा एक उतना इमोशनली ग्रो नहीं करता है और उसके बाद उसके पास 3 साल जो प्री स्कूल के 3 साल हैं नर्सरी, जूनियर केजी और सीनियर केजी में, वो कंप्लीट करने में डिले होता है। सो 3 इयर्स इज़ द परफेक्ट एज। एनईपी 2020 भी यही एज बताती है बच्चे की स्कूलिंग स्टार्ट करने के लिए। ये प्ले स्कूल से स्टार्ट होगा? नर्सरी से। नर्सरी से? हाँ, प्ले स्कूल कॉन्सेप्ट हमने ही डेवलप किया है, क्योंकि हमारे बच्चे जब बोलने लगते हैं तो पेरेंट्स को एक क्यूरोसिटी होती है कि अब तो बच्चा बोलने लगा है, चलने लगा है, तो स्कूल भेज दें हम, कुछ सीख ले वहाँ पे। जबकि वो टाइम होता है जब बच्चे को अपनी फैमिली के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है, उसे किस तरीके से इमोशनली अपने आप को डील करना है,
इमोशंस को कैसे संभालना है, ये सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। तो जीडी गोविंद का भी ऐसा कुछ प्ले स्कूल वगैरह भी दे रहा है बच्चों को? अभी तो हम नहीं दे रहे हैं, बट जैसे डिमांड है शहर में तो हम भी स्टार्ट कर सकते हैं काफ़ी जल्दी। अभी कौन सी क्लास अभी पढ़ाते हम हैं? नर्सरी से स्टार्ट करते हैं। नर्सरी से नर्सरी टू स्टार्ट, ग्रेड 9 अभी हो जाएगा हमारा। 9 तक का। अच्छा, एक सवाल ये भी आता है, आजकल के बच्चे, जैसे पीछे एक स्कूल टीचर की, प्रिंसिपल की हम्म। मर्डर कर दिया गया था, आपने हरियाणा में सुना होगा। हाँ, मैंने सुना। हमारे नजदीकी एक गांव है, वहां एक बम लगा दिया था बच्चे ने, एक ऐसे पटाखा बम लगा दिया था राइट। टीचर के नीचे। तो बच्चे संस्कार विहीन हो रहे हैं, संस्कारवान शिक्षा किस तरीके से दी जा सकती है? देखिए, मैं इसको संस्कार विहीन होना तो हम उसको कह सकते हैं, बट इससे ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि उस बच्चे को अपने इमोशंस को किस तरीके से एक्सप्रेस करना है वो नहीं आ रहा है। जैसे गुस्सा हम सभी को आता है, सारे इमोशंस, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम में इमोशंस आना बहुत नेचुरल चीज़ है और आने भी चाहिए, हम उसको दबा नहीं सकते। लेकिन उस इमोशन को हम प्रोसेस कैसे करते हैं, उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, उसमें क्या रिएक्शन देते हैं, वो डिसाइड करता है कि हम अच्छे हैं या नहीं। हम संस्कार की जो बात करते हैं वो क्या है? किसी दूसरे का नुकसान न करना, दूसरे से रेस्पेक्टफुली बात करना, यही सारी संस्कार की चीज़ें हैं हमारी। तो संस्कार के अलावा बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को उसके इमोशंस से रूबरू कराएँ। उसे ये बताएँ कि गुस्सा आने पे किस तरीके से अपनी बात को कहा जा सके, किस तरीके से अपने गुस्से को अ, सही चैनलाइज़ किया जाए। क्योंकि देखिए, ये सारी चीज़ें हर युग में हुई हैं। हर युग में ये सारी चीज़ें होती रही हैं कि गलत तरीके से अपने आप को दिखाया गया है। रावण भी ज्ञानी था। रावण के पास बहुत बहुत ज्ञान था, वो बहुत बड़ा भक्त था भगवान शिव का। बट जो उसने किया, उसने उसकी पूरी लाइफ का एंड डिसाइड किया। यही सारी चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी है कि ज्ञान भी आप ले सकते हैं, आपके पास सभी तरीके के रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, बट आप उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें, वो सीखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर बच्चे के लिए। तो ये संस्कारों के अलावा हमें बच्चे को इमोशनली भी स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उसे सही तरीके का कम्युनिकेशन सिखाना पड़ेगा कि गुस्सा आने पे आप अपनी बात किससे, सामने वाले से जिससे आपको गुस्सा है, आप किस तरीके से सही तरीके से उसके सामने अपनी बात रखें। तो आपका स्कूल किस तरीके से बच्चे के साथ इस तरह का कनेक्टिविटी बनाता है? फिर उसके लिए स्पेशल स्टाफ होता है? बिल्कुल, हमारे पास जैसे सीबीएसई का मैंडेट है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात कही गई है कि हर स्कूल में एक स्टूडेंट काउंसलर होना ज़रूरी है। तो हमारे स्कूल में ऑलरेडी हम एक स्टूडेंट काउंसलर है हमारे पास, और हम टाइम टू टाइम टीचर्स को भी काफ़ी ट्रेनिंग देते हैं इस मामले में, क्योंकि एजुकेशन कोई भी स्कूल प्रोवाइड कर सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कोई भी स्कूल करवा सकता है, बट सही तरीके से इमोशंस को हैंडल करना सिखाना, स्ट्रेस होने पे क्या करना है हमें, जब हम परेशान हैं तब हमें क्या करना है, गुस्सा है तब हमें क्या करना है, ये बहुत कम स्कूल सिखाते हैं। सिटीज़ में तो, बड़ी सिटीज़ में कई बार ये चीज़ें होती हैं, अलग अलग टाइप के बच्चों को वर्कशॉप्स भी दिए जाते हैं। स्पेशली जब बच्चा टीनेज में आता है, 13 साल 12 साल की उम्र में होता है, तब एक अलग हार्मोनल चेंज उस बच्चे में आता है, और तब बच्चे को बिल्कुल समझ नहीं आता है। जो ये आप बात कर रहे हैं प्रिंसिपल के मर्डर की, ये भी ग्रेड 12 का बच्चा था। वही 15 16 17 साल की उम्र के बच्चे हैं जिनके पास बहुत एनर्जी है बॉडी में, लेकिन वो एनर्जी सही तरीके से चैनलाइज नहीं हो पा रही है, तो वो इस तरीके से वो गलत रूप में बाहर आती है फिर। हमारे स्कूल में हमारे पास ऑलरेडी स्टूडेंट काउंसलर्स हैं। मैंने खुद काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ किए हैं, जिससे मैं टीचर्स को गाइड कर पाती हूँ। बच्चों से हम कनेक्ट डेवलप करते हैं। हम प्री प्राइमरी में बच्चों को इमोशंस के बारे में सिखाते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि कई बार हम बड़े हो जाते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें गुस्सा क्यों आ रहा है, हम परेशान क्यों हैं, हम किस चीज़ से स्ट्रेस्ड हैं, या किस तरीके से हम अपने मूड को ठीक कर सकते हैं। ये कई बार बड़े लोगों को भी नहीं समझ में आता है। तो हम बच्चों को उस लेवल से ट्रेनिंग देते हैं, फीलिंग्स और इमोशंस को पहचानना, और उसके बाद किस तरीके से उस पे काम करना है। मोरल एजुकेशन भी दी जाती है, या जरूरी बिल्कुल। कितनी है मोरल एजुकेशन? मॉरल एजुकेशन तो हर ज़माने में ज़रूरी है, क्योंकि अच्छा इंसान बने रहना ही हमारे इस जीवन का उद्देश्य है। आप चाहे जो करें, आप चाहे जिस करियर में हो, चाहे जिस फील्ड में जा रहे हों,
आपके ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अच्छा बने रहने की, क्योंकि हमें हमेशा सिखाया गया है बुराई का अंत बुरा ही होता है। सो मॉरल एजुकेशन हम लोग डेफिनेटली हमारी लाइफ स्किल्स की क्लासेस होती हैं जो काउंसलर्स ही लेते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो असेंबलीज होती हैं हमारी, उसमें हम बच्चों को काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। डे टू डे जो लेसन्स होते हैं उसके बीच में भी टीचर्स कई बार मॉरल एजुकेशन के बारे में या जो स्किल्स बच्चों को होने चाहिए उस बारे में भी बात करती हैं। इसके साथ साथ जैसे मैं कई बार आपके स्कूल में विजिट किया मैंने, बच्चे इंग्लिश बोलते हैं और फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, कई बार तो हमारे सिर के ऊपर से जाती है जब हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं। तो इन बच्चों को इंग्लिश में ढालते कैसे हैं भिवानी के बच्चों को, और कितना चैलेंज होता है, फैमिली कितना सपोर्ट करती हैं, और इंग्लिश मीडियम कितना चैलेंजिंग है भिवानी के बच्चों के लिए, खास करके जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले थे आपके स्कूल में अभी आए हैं चेंज करके स्कूल, या जो बच्चे कुछ क्लास पास करके आए हैं। हम्म। ये चीज़ समझने के लिए हमें सबसे बेसिक एक चीज़ पहले समझनी पड़ेगी, जो है कि लैंग्वेज क्या होता है। मतलब लैंग्वेज एग्जैक्टली जब हम बोलते हैं भाषा, वो क्या है। भाषा अपनी बातें एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है। तो कोई भी भाषा कम या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती। जितनी इम्पोर्टेंट इंग्लिश है उतनी ही इम्पोर्टेंट हिंदी है, उतनी ही इम्पोर्टेंट हरियाणवी है, या उतनी ही इम्पोर्टेंट कोई और भाषा है। सही तरीके से कम्युनिकेट करना उस भाषा का महत्व दिखाता है। सो इंग्लिश हाँ, हमारे स्कूल में जैसे आप आए हैं, आप बता रहे हैं कि आपने काफ़ी बच्चों को देखा है इंग्लिश बोलते हुए। हम इंग्लिश पे थोड़ा बच्चों पे काम करते हैं उसमें, बट एट द सेम टाइम सही तरीके से बोलने का काम करते हैं हम उसमें ना। हमने एनवायरनमेंट वहाँ पे ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि बच्चे इंग्लिश में अपने आप को कंफर्टेबल बनाए। बच्चे जब दूसरे स्कूल से हमारे पास आते हैं तो नेचुरली उनके पास वो एनवायरनमेंट नहीं होता है जहाँ पे उन्होंने इंग्लिश बोली होती है या सुनी होती है। तो आके पहले 2-3 महीने में तो बच्चे काफ़ी घबराते हैं। कई बार बच्चे घर जाके रोते भी हैं पेरेंट्स के सामने कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है। बट ये चीज़ हम ऑलरेडी जब एडमिशन करते हैं बच्चों का, तब हम ऑलरेडी पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं कि बच्चे का एनवायरनमेंट आपका बिल्कुल चेंज होने वाला है, लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल चेंज होने वाली है। तो शुरू शुरू में बच्चे को काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो हम बच्चे को कंफर्टेबल करते हैं। उसे ये बताया जाता है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आ रही है तो कोई बड़ा गुनाह नहीं है, ये धीरे धीरे आएगी। आपको धीरे धीरे उस माहौल में ढलना है, धीरे धीरे समझ में भी आएगी। सो हम इंग्लिश लैंग्वेज पे जो काम करते हैं वो किसी भी लैंग्वेज के बेसिक रूल्स हैं। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझा पाऊँ तो वो LSRW स्किल्स होते हैं, विच इज़ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो हमारे यहाँ ये होता है कि हम बच्चे को, जैसे बच्चा 2 साल का हुआ, उसे पेन थमाते हैं हाथ में और हम उसे लिखना सिखाते हैं। A फॉर एप्पल, 1 2 ये सब सिखाना शुरू करते हैं। जबकि किसी भी लैंग्वेज की बेसिक जो स्किल होती है वो होती है लिसनिंग। आप जितना उस लैंग्वेज को सुनेंगे उतना ज़्यादा उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर पाएंगे। सो बेसिक रूल हमारे स्कूल में सब इंग्लिश में बात करेंगे, ताकि जितना बच्चा वो सुनेगा, जितने वर्ड्स सुन पाएगा, जितने सेंटेंसेस सुन पाएगा, उतनी इजीली वो सेकंड स्टेप पे पहुंचेगा, विच इज़ स्पीकिंग। और इसीलिए आपने जो देखा है हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस, बच्चे इजीली बोल भी पाते हैं। टाइम लगता है थोड़ा एडजस्ट होने में, जो किसी को भी लगेगा। कोई भी नई लैंग्वेज, आज अगर मैं सोचूं कि मुझे स्पेनिश सीखनी है तो मुझे उसके लिए पहले वो स्पेनिश अल्फ़ाबेट, उसके वर्ड्स सुनने पड़ेंगे। बिना सुने मैं नहीं सीख पाऊंगी उसको। सेकेंड स्टेप होगा कि मैं धीरे धीरे बोलना शुरू करूंगी। उसके बाद मुझे रीडिंग सिखाई जाएगी, उसके लेटर्स की, उसके वर्ड्स की, एंड देन फाइनली हम राइटिंग पे आते हैं। तो इस पेरेंट्स का कितना कोऑपरेशन रहता है इसमें, क्योंकि भिवानी के पेरेंट्स को बड़ा चैलेंज होता होगा, जो बच्चा आपका स्कूल में इंग्लिश बोल रहा है वो घर में जाके ना तो आप लिसनिंग की या जो बात कर रहे हैं या हाँ, स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, वो दोनों ही चीजें नहीं हो पाती, वो कनेक्टिविटी टूट जाती है, बिल्कुल। फिर उससे गैप आता है, दिक्कत आती है। ये आपने बिल्कुल सही प्रॉब्लम पकड़ी है मेरी, बिकॉज स्कूल में तो हम वो एनवायरनमेंट दे पाते हैं, लेकिन बच्चे जहाँ घर जाते हैं, कई बार बच्चे ट्यूशन्स भी जाते हैं, वहाँ ये एनवायरनमेंट बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को उस हिसाब से, क्योंकि अ, अगर हम सेम एनवायरनमेंट मेंटेन कर पाएँ स्कूल और घर के बीच में, तो बच्चे का इंग्लिश सीखना बहुत फास्ट हो जाएगा। बट जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा स्लो होता है, बट बच्चे धीरे धीरे कंफर्टेबल होते हैं। मैं
पेरेंट्स से भी कई बार मेरी एक्सपेक्टेशन होती है कि थोड़ा बहुत आप माहौल घर पे बच्चे को इंग्लिश का दें, बट उनके अपने चैलेंजेस हैं कि हरियाणवी माहौल होता है, कई बार पेरेंट्स सिर्फ हिंदी में बात करते हैं। पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को, जैसे जॉइंट फैमिलीज़ हैं काफ़ी भिवानी में, तो ग्रैंड पेरेंट्स को कोई और भाषा आती ही नहीं है। तो भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एज अ पेरेंट आप इसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि बच्चा अगर स्कूल से कुछ सीख के घर आके आपको बता रहा है, तो उसे आप मोटिवेट करें। अगर आप सिर्फ उस बच्चे की परफॉर्मेंस पे 2 तालियाँ भी बजा देंगे, तो बच्चा और ज़्यादा मोटिवेट होके वो चीज़ और आगे बढ़ेगा उस चीज़ में। तो पेरेंट की तरफ से ये हेल्प मिलना बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को मोटिवेट करें, उसे बहुत ज़्यादा एनकरेज करें इंग्लिश सीखने के लिए। चाहे आपको बोलना ना आए, बट एनकरेजमेंट ही हमारे लिए बहुत है। अच्छा, आप जैसे बात कर रहे हैं ये तो इंग्लिश सीखने वाली बात, हुँ। लेकिन टोटल लर्निंग की बात आती है या पढ़ाई की बात आती है तो पेरेंट्स की एक इच्छा होती है कि मेरे बच्चे को 100% मिले नंबर। और कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं होगा जो नहीं चाहता हो कि उसका बच्चा, ऐसा भी नहीं चाहते कि पेरेंट्स मेरे बच्चे का 99% आए, बल्कि करेक्ट। 100% ही डिमांड होती है। हुँ, शायद आपके सामने ये सवाल भी होता होगा। और उस पेरेंट्स की नीड के चक्कर में बच्चा उलझ जाता है। हुँ। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, जी। डिप्रेशन में चले जाते हैं। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए क्या किया जा सकता है? आपका स्कूल क्या कोशिश करता है? आप पर्सनली क्या कोशिश करती हैं? देखिए, इस चीज़ में ना हम थोड़ा-सा आँकड़ों के बारे में बात करेंगे। जो आप बात बोल रहे हैं कि बच्चों पे 100% मार्क्स लाने का प्रेशर है, इसे मैं प्रेशर ही कहूँगी कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस हैं कि आपको 100 में से 100, 99, 98 लाने चाहिए। तो ये एक तरीके का प्रेशर है जो हम बच्चों पे क्रिएट करते हैं अननोइंगली। हम ऐसा चाहते नहीं हैं, इंटेंशन नहीं है किसी पेरेंट के या किसी भी सोसाइटी की ये इंटेंशन नहीं होंगे कि बच्चों को हम प्रेशर में डालें। बट अननोइंगली ये प्रेशर क्रिएट होता है बच्चों पे। और मैं आंकड़ों की बात करूँगी जिसमें हर साल 12th तक के बच्चे, तकरीबन 13,000 से 14,000 बच्चे हर साल सुसाइड कमिट करते हैं, और ये स्टैटिस्टिकल आंकड़े हैं। और उनके 3 मेन रीज़न्स हैं उन सुसाइड्स के, जिसमें सबसे बड़ा रीज़न होता है एकेडमिक प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर, बच्चों पे मार्क्स लाने का प्रेशर। सो आप ये सोचिए कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे हम जॉइंट फैमिलीज़ की, सपोर्ट की, प्यार की, केयर की बात करते हैं, हम साथ में रहने की बात करते हैं, वहाँ के भी बच्चे अगर 14-15 हज़ार बच्चे हर साल सुसाइड कमिट कर रहे हैं, तो वो किस दुविधा में रहते होंगे या किस तरीके के प्रेशर से उन्हें गुज़रना पड़ता होगा कि ये इतना एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ता है उन्हें। तो ये तो बात रही आँकड़ों की, बट डेफ़िनेटली पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस तो होगी ही मार्क्स लाने की, हम उसको नकार नहीं सकते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बच्चे को छोड़ दो या बच्चे बच्चा ना पढ़े तो उसे हमें रहने देना चाहिए, हमें उस पे कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि हर बच्चे में कुछ न कुछ क्वालिटी ज़रूर होती है। हर बच्चा 100% मार्क्स नहीं ला सकता है। हर बच्चा 90s में नहीं आ सकता है। लेकिन उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी होगी जो उसे आगे लेके जा सकती है। तो स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट जीडी गोयनका स्कूल, हम बच्चे की क्वालिटीज़ पे काम करते हैं। उस बच्चे में क्या टैलेंट है, वो किस फ़ील्ड में बेहतर काम कर सकता है, हम हर बच्चे की एनालिसिस करते हैं। बेसिक जो ग्रेड 5 तक बच्चे पढ़ते हैं, वो सभी को सेम चीज़ें दी जाती है। उन्हें सभी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराया जाता है। बट 5 ऑनवर्ड्स हर बच्चे की जो प्रतिभा है, हर बच्चे का जो टैलेंट है, उसमें जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उन पे काम करके उसे उसी फ़ील्ड में आगे बढ़ाया जाता है। तो हमारे लिए बच्चे के एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ-साथ उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट, हर जो सर्वांगीण विकास हम कहते हैं कि सब तरीके से उसका विकास हो, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम उसी पे काम करते हैं। आज सबसे बड़ा चैलेंज बच्चे के लिए है करियर। पेरेंट्स भी यही चाहता है, बचपन में ही बातें शुरू हो जाती हैं कि तू पढ़ेगा नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी या तेरे पास ये चीज़ नहीं आएगी। मतलब पढ़ाई का मतलब ये है कि तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमाओगे, जी। और पैसे कमाने के लिए आदमी पढ़ रहा है, ऐसी ही सोच होती है। और ऐसे ही बातें बच्चों के सामने ऐसे एग्जाम्पल पेश किए जाते हैं कि फलाना बच्चा इतना पढ़ के आज उसको इतने का पैकेज मिल गया। उस हुँ, पैकेज के या उस कामयाबी के पीछे पेरेंट्स भी भागता है, बच्चा भी भागता है।
हम्म। बच्चे के करियर का फैसला कौन सी क्लास में लिया जा सकता है? बच्चे के करियर का फैसला आई थिंक देखिए 10th के बाद जो 11th में सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है वहाँ बच्चा मोटे तौर पे अपने करियर का सिलेक्शन कर लेता है। बट अभी भी इंडिया में जानकारी का बहुत अभाव है, बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, जहाँ पे एक सब्जेक्ट को एक ही फील्ड से जोड़ा गया है, एक ही करियर से जोड़ा गया है। अगर आपका बच्चा नॉन मेडिकल ले रहा है तो उसे आईआईटी में ही एडमिशन लेना है, अगर आपका बच्चा मेडिकल ले रहा है तो उसे डॉक्टर ही बनना है। ये अवेयरनेस इंडिया में अभी आना बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 200 से ज़्यादा करियर चॉइसेस हैं बच्चों के पास आज के टाइम में, जो बच्चे साइंस और मेडिकल नॉन मेडिकल में लेके 200 से ज़्यादा करियर चॉइसेस कर सकते हैं। अभी पेरेंट्स को वो चीज़ें पता ही नहीं है, तो इसीलिए बच्चे को 10th के बाद ही ये पूरा उसके दिमाग में भर दिया जाता है कि तुम्हें XYZ फील्ड में ही जाना है। चॉइस तो वहीं हो जाती है, बट मेरे ख्याल से उसके बाद भी बच्चों के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जहाँ वो अपने करियर को चेंज कर सकते हैं और एक बेटर करियर जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है, जहाँ पे उनकी एबिलिटीज़ हैं, उसमें जा सकते हैं। जैसे मैं आपके स्कूल में कई बार गया हूँ, तो उसमें मैंने ये भी देखा है आप लोग पार्टिसिपेट करवाते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं इवेंट्स आपके यहाँ, में बहुत जी। सारे ऐसे स्पोर्ट्स है, जैसे स्पोर्ट्स में खास करके आपकी क्रिकेट तक की एकेडमी आप लेके आ रहे हैं, राइट। तो स्विमिंग पूल है आपके यहाँ स्पेशल। तो ये चीज़ें आपको क्यों लगती हैं? क्योंकि ये तो एक लग्जरी लाइफ का हिस्सा हो गया, या स्पोर्ट्स एक अलग जोन हो गया। आप बच्चों को देना क्या चाहते हैं? बच्चे पेरेंट्स वहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं या फिर स्विमिंग के लिए भेजते हैं? ये आपको क्यों नीड लगी कि ये चीज़ें भी आपको इसके साथ ऐड ऑन करनी पड़ेंगी? जो वर्ड हम कह रहे हैं सर्वांगीण, सर्वांगीण का मतलब है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल तीनों। ये एजुकेशन के होलिस्टिक डेवलपमेंट के तीन बड़े पिलर्स हैं ये, कि एकेडमिकली आप बच्चे को डेवलप करो, फिजिकली उसे स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग का मतलब फिट होना चाहिए, और इमोशनली भी बच्चे को आप डेवलप करें। तो स्पोर्ट्स लग्जरी बिल्कुल नहीं है। मैं बिल्कुल इस बात से आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि हम उसे लग्जरी कहें। स्पोर्ट्स जो है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप अगर आप गुरुकुल के दिनों में जाएंगे तो वहाँ पे भी जो ऋषि मुनि होते थे, जो बच्चों के गुरु होते थे, वो बच्चों से बेसिक जो दिनचर्या के हैं वो सारे काम करवाते थे उनसे, चाहे उनके पास राजा के बच्चे आए या किसी और के बच्चे आए, सबको सेम तरीके की एजुकेशन दी जाती थी, सबको सेम तरीके का ज्ञान दिया जाता था। उस ज्ञान के साथ उनसे दिनचर्या के सारे काम कराए जाते थे, यानी लकड़ी काटने से लेके अपना बिस्तर बनाना, बाकी सारे काम साफ सफाई के भी वो बच्चा करता था। ये गुरुकुल के दिनों से चला आ रहा है, ये आज की बात नहीं है। लेकिन आज के दिन तो स्कूल सब कुछ परोसते हैं। अच्छा उनका खाने-पीने की चीज़ें मिलती हैं, उनको सारे चीज़ें एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे मिल रही हैं। बच्चे को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट। तो स्कूल्स कहीं इस तरीके से एक बड़ी कंपनियां बन रहे हैं, या बच्चे की नीड पूरी करने के लिए सब कुछ वहीं पे होता है, बुक्स का मान लें या सारी चीज़ें जो हैं, बच्चे की यूनिफॉर्म, इस तरह के जैसे पीछे कुछ स्कूल्स की चीज़ें आई हैं, तो आपके स्कूल किस तरीके से जो आपका स्कूल है वो कोशिश करता है कि पेरेंट्स का और आपका तालमेल बने? कई जगह विरोध होता है, खास करके बुक्स का जब दौर होता है, बच्चा नई क्लास में जाता है, जी। बुक्स परचेज करनी होती हैं, तो पेरेंट्स का आपस में तालमेल कैसे रहता है? कई जगह थोपी जाती हैं चीज़ें। जैसे मैंने आपके स्विमिंग पूल को इसलिए मैंने जोड़ा है, क्या आप उसके लिए फीस एक्स्ट्रा लगाती हैं, चार्ज करती हैं, आपका स्कूल चार्ज करता है? या क्रिकेट अकेडमी है, उसी की फीस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये थोपी जाती है पेरेंट्स पे, या आप बच्चे का जो कह रहे हैं कि आश्रम की रीत पे आप लोग चल रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, उसी फीस में रहते हैं जो स्टडी के लिए दी जाती है? आप अगर जीडी गोयनका का फी स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल मोस्ट आई मीन इट्स द सिंपलेस्ट फी स्ट्रक्चर वन कैन हैव। बिल्कुल सिंपल, आपसे एक ही फीस चार्ज की जाती है, एक ही अमाउंट चार्ज किया जाता है, और उसी में बच्चे की पढ़ाई, खेलकूद, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इवेंट्स हैं, वो सब उसमें इंक्लूसिव रहते हैं। हम अलग से किसी चीज़ की कोई फीस नहीं चार्ज करते हैं। जो भी बच्चे के दिन में मतलब जो स्कूल टाइम है बच्चे का, उस टाइम में जितनी भी एक्टिविटीज़ में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, जो भी काम बच्चा करेगा, उसके लिए कोई फ़ीस अलग से नहीं चार्ज की जाती है। स्विमिंग पूल के बारे में जो आप कह रहे हैं, हम बिल्कुल अलग से कोई फ़ीस नहीं चार्ज करते हैं उसमें। क्रिकेट के लिए
फुटबॉल के लिए कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो, कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो, को करिकुलर एक्टिविटी हो, डांस है, म्यूज़िक है, हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करते हैं। भिवानी में पहली बार हम एक स्टेम लैब लेकर आए हैं, इनोवेशन स्टूडियो नाम है उसका। उसके लिए भी हम कोई अलग से फीस चार्ज नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे अगर तो ये बहुत बड़ा पैकेज है जो दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई के स्कूल्स में कई हज़ारों रुपए की फ़ीस में मिलता है, वो हम यहाँ पे बहुत ही इकोनॉमिकल रेट्स पे, अफोर्डेबल रेट्स पे देते हैं पेरेंट्स को। सो इसको हम कंपेयर भिवानी से ना करें। अगर हम जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, उसको आप दिल्ली से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत ही सस्ते फीस में अवेलेबल है यहाँ पे। उसके पीछे इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि हम बच्चों का विकास चाहते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एजुकेशन को सही मायने में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि एजुकेशन क्या होती है, किस तरीके से बच्चों को पूरे मतलब सभी फैसिलिटीज़ के साथ आगे बढ़ाया जा सके। तो वो बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता उसके लिए। अच्छा, कई बार ये होता है कि किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है या कोई ऐसी जॉब में है कि हम्म, आज स्कूल में जा रहा है बच्चा, पेरेंट्स का ट्रांसफर हो रहा है तो बच्चे का भी स्कूल चेंज हो रहा है। हम्म। तो जो बच्चा स्कूल चेंज करके आता है उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है GT1 का? बिल्कुल भी मुश्किलें नहीं होती हैं बच्चों को तो। देखिए, बच्चे को मुश्किल तब आएगी जब उसे वहाँ का माहौल नहीं समझ में आएगा। पढ़ना लिखना तो बच्चा धीरे धीरे अडेप्ट कर ही जाता है, और जो बड़ी क्लासेस के बच्चे होते हैं वो तो बहुत जल्दी एडजस्ट करते हैं। बट जो माहौल हमारे यहाँ पे है, हम अब बिल्कुल भी बच्चों को मारने में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि मारपीट से बच्चा और अग्रेसिव ही होता है। जो मारपीट हम बच्चे के साथ करेंगे वो किसी और के साथ करेगा, जो अच्छा व्यवहार हम बच्चे के साथ करेंगे वही बच्चा किसी और के साथ करेगा। तो हम वही चैनल चलाते हैं कि हर बच्चा रेस्पेक्टफुली बात करना सीखे, हर बच्चा प्यार से डील करना सीखे। उसके लिए हम मारपीट, धमकाना, उस सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। तो जो बच्चे हमारे पास बाहर से आते हैं, किसी और स्कूल से आते हैं, वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं स्कूल के एनवायरनमेंट में। उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि बिठा के समझाया जा रहा है, सही तरीके से उन्हें बताया जा रहा है कि ये चीज़ गलत है, इसे नहीं करना है, ये चीज़ सही है, इस तरीके से करो। तो बच्चों के लिए बहुत ईज़ी होता है हमारे स्कूल में आके एडजस्ट करना। अच्छा, एक आजकल मोबाइल एक ऐसा शैतान कहें उसको, दुश्मन कहें बच्चों का, कि बच्चे के हाथ में आए बिना वो बच्चा खाना नहीं खाता है। खास करके करेक्ट। छोटे बच्चे जब बर्थ के कुछ वक्त के बाद ही मोबाइल उनका लाइफ का एक पार्टनर बन जाता है, हिस्सा बन जाता है लाइफ का। हुँ। तो बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है मोबाइल। और आजकल पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चा ऑनलाइन ही पढ़ ले, टीचर भी यही चाहते हैं जैसे कोरोना के बाद में। हुँ, हुँ। तो उसका नुकसान और फायदे कितने हैं मोबाइल के? एज ए टीचर आप क्या देखती हैं? मोबाइल के फ़ायदे तो बहुत हैं अगर हम देखें उसको। तो किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हमें, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके फिंगर टिप पे अवेलेबल है अगर आपके पास मोबाइल सही तरीके से यूज़ करने का हुनर है तो। बट हर जितने मतलब जैसे किसी भी चीज़ के जितने नुकसान होते, जितने फ़ायदे होते हैं, उतने उसके नुकसान भी होते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूं, तो 18 साल से पहले बच्चों को कार या कोई गाड़ी क्यों नहीं चलाने दी जाती है? क्योंकि ये उनको नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस ही नहीं उतना, उनका थॉट लेवल ही नहीं है कि नहीं है। सामने अचानक एकदम से कोई चीज़ आ जाती है, ब्रेक कब लगाने हैं हम्म। या किस तरीके से किस लाइन में चलाना है, उनको पता नहीं। राइट। लेकिन उससे पहले आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। हम्म, लर्निंग लाइसेंस मतलब आप किसी की सुपरविजन में आप गाड़ी चला सकते हैं। हम्म, 6 महीने आपके पास सीखने का टाइम होता है, उसके बाद आपको लाइसेंस दिया जाएगा 18 साल के बाद। हम्म, सेम चीज़ किसी भी गैजेट पे या किसी भी एक्टिविटी पे अप्लाई होती है कि आप एक पर्टिकुलर एज से पहले अगर उसे यूज़ करना चाहते हैं तो आपको एडल्ट सुपरविजन में वो काम करना है, और आप सही तरीके से अगर यूज़ करें तो उसके बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। तो ये जो मोबाइल फ़ोन का यूसेज की हम बात कर रहे हैं, जो आजकल एक तरीके से एक बहुत बड़ी बीमारी बना हुआ है हर घर में। हर घर में पेरेंट्स परेशान हैं कि हमारा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है। तो इसको, इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की शुरुआत भी घर से ही होगी, जहाँ पे पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए रूल्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे कि आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ कितनी देर के लिए, किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। वो रूल्स पेरेंट्स को एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे मोबाइल फ़ोन स्कूल में तो नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम्म।
ठीक है, स्कूल की तरफ से जब प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं जिसमें बच्चों को कुछ रिसर्च करनी है या कुछ हेल्प लेनी है उन्हें इंटरनेट से, तो वो भी इसलिए किया जाता है क्योंकि आगे जाके पूरा का पूरा ज़माना ही इंटरनेट और एआई का होगा। पूरा का पूरा ज़माना ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का होगा, जिसमें बच्चों को बढ़ना ही पड़ेगा आगे उस फ़ील्ड में, उसकी जानकारी लेनी ही पड़ेगी। तो उसी का जो भी काम दिया जाता है स्कूल से, वो अगर पेरेंट सुपरविज़न में हो, पेरेंट कुछ टाइम दें उसमें बच्चे के लिए और ये देखें कि वो बच्चा मोबाइल फ़ोन किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम लगाएँ कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ही यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद फिर बच्चे को टाइम-टाइम पे जैसे हम गाइड करते हैं स्कूल में उन्हें कि आपको स्क्रीन टाइम क्यों कम रखना चाहिए, स्क्रीन यूसेज कैसे होना चाहिए आपका। सेम चीज़ें घर पे भी पेरेंट्स को बच्चों के साथ करनी पड़ेगी, तभी ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अच्छा, एक जोक मुझे ध्यान आ गया, आजकल सोशल मीडिया पे जोक काफ़ी चलते हैं। हुँ, हुँ। तो एक जोक आता है कि बोला ज़िंदगी में मैंने खूब पढ़ाई की है और मैथ में साइन थीटा और कोस थीटा कहाँ काम आते हैं। मैंने आज तक मैथ के चैप्टर के सिवाय कहीं जीवन में नहीं देखे। नहीं। लोग बड़े होके ऐसा फ़ील करते हैं हुँ, हुँ। और ये रोट लर्निंग में ही आता है कि आपने करेक्ट। रट्टाफिकेशन में सीखना है बस। ये आपका चैप्टर है तो आपने सिर्फ़ इसको सीख के और उसको पास करना है। और राइट। लाइफ़ में आपके काम नहीं आता। तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? स्कूल से अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, हुँ, हुँ। उसमें कितने फेरबदल किए गए हैं और स्कूल्स उनको कितना समझते हैं? रट्टाफिकेशन कितना मुश्किल और कितना गलत है या कितना सही है? आप कैसे देखती हैं उसको? मैं बिल्कुल रोट लर्निंग के अगेंस्ट हूँ। मैं रट्टा मारना तो मतलब ह्यूमन ब्रेन का सबसे कम जो यूटिलाइज़ेशन हम कर सकते हैं, वो है किसी भी चीज़ का रट्टा लगवाना बच्चों को। किसी भी चीज़ को बिना समझे, बिना उसकी जो समझ है वो लिए, उसको बस याद कर लें हम। वो ह्यूमन ब्रेन का सबसे खराब और सबसे कम यूज़ करना होगा। ह्यूमन ब्रेन जो बना है मतलब इंसान बना क्रिएटिविटी के लिए है। यानी आप किसी भी तरीके से कुछ भी चीज़ क्रिएट करेंगे, वो आपके ब्रेन का सबसे अच्छा यूटिलाइज़ेशन होगा, सबसे अच्छा यूसेज है वो आपके ब्रेन का। तो रट्टा लगाना यानी आप अपने ब्रेन की क्षमता को बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं, राइट? हुँ। सो इसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें बहुत क्लियर वर्ड्स में ये कहा गया है कि रोट लर्निंग से बच्चों को हमें दूर ले जाना है और एक अगर टेक्निकली मैं उस बात को कह पाऊँ तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, जो काफ़ी साल पहले ही डेवलप हो चुकी थी, जिसमें ये बताया गया था कि टीचिंग लर्निंग के 7 स्टेप्स होते हैं, जिसमें रिमेंबर जो स्टेप है, वो सबसे नीचे आता है। देन कम्स अंडरस्टैंड, देन कम्स एप्लीकेशन, एनालिसिस, इस टाइप से उसके 7 स्टेप्स हैं एंड द लास्ट स्टेप इज़ क्रिएट। तो हमें बच्चों को उस टाइप की एजुकेशन देनी पड़ेगी, जहाँ पे बच्चा सोच सके। जो 21st सेंचुरी स्किल्स की हम आजकल बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी आप आपकी लाइफ में आप कितना सोच सकते हो। आप किसी भी प्रॉब्लम में अगर फँसे हो तो आप उसके कितने क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। इस पे आपकी आने वाली लाइफ डिपेंड करेगी, इसी पे आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी। सो रोट लर्निंग से बाहर लेके हम बच्चे को जितना थिंकर बना पाएँ, प्रॉब्लम सॉल्वर बना पाएँ, क्रिएटिव बना पाएँ बच्चे को, उतना ही वो बच्चा आगे आने वाले टाइम में आगे बढ़ेगा। अच्छा, थ्री इडियट मूवी सबने देखी है और उसमें जो बच्चे होते हैं, एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। हुँ, वो लास्ट में ऐसे ही परेशान मिलता है और जो थ्री इडियट होते हैं, यानी कि जो टॉपर्स नहीं होते, हुँ। कमज़ोर बच्चे होते हैं, वो लाइफ को एन्जॉय कर रहे होते हैं। तो स्कूल में आप क्लास में देखते हैं, क्लासरूम में उन बैक बेंचर को या फिर ऐसे बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? क्योंकि एक बच्चा तो टॉपर बन जाता है, बाकी क्लास के 25 या 30 बच्चे हैं, उसमें 29 बच्चे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाते या उतना कामयाब नहीं हो पाते। तो कैसे मैनेज करते हैं उन बच्चों को? और क्या हर बच्चा टॉपर बनना चाहिए जैसे पेरेंट्स चाहते हैं? मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आपने डीएलएफ कॉर्डेलिया के बारे में सुना है? जी हाँ, नाम तो मैंने सुना है वैसे। हाँ, ये इंडिया की सबसे कॉस्टलीएस्ट प्रॉपर्टी है, गुड़गाँव में ही है डीएफ कॉर्डेलिया। वहाँ पे जितने रहने वाले हैं, जितने भी रेज़िडेंट्स हैं उस सोसाइटी के, उसमें से कोई भी आईआईटी वाले या इंजीनियर्स, डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे।
वहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस वाले जो लोग हैं। दिसंबर 2025 में इंडिया का सबसे महंगा फ्लैट बिका था डीएलएफ कॉर्डेलिया में, जो 190 करोड़ का फ्लैट है। इट्स अ पेंट हाउस, 190 करोड़ वर्थ। वो खरीदा है एक बिजनेसमैन ने। सो आप इंडिया के पॉलिटिक्स में देखिए, इंडिया के जो टॉप मार्केट्स हैं बिजनेस में, आप उनमें देखिए, ये सारे लोग टॉपर्स नहीं हैं। और हर बच्चा टॉपर बन ही नहीं सकता है। टॉपर कुछ परसेंटेज बच्चे बनेंगे, हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता है। तो जैसे थ्री इडियट्स में भी बहुत फेमस डायलॉग था कि मार्क्स के पीछे नहीं, समझ के पीछे भागना चाहिए हमें, तो सक्सेस अपने आप पीछे आएगी। हम बिल्कुल उसी आइडियोलॉजी पे काम करते हैं कि आप जिस चीज़ में बेहतर हैं, आप उसमें बेस्ट बनिए। आपको जो चीज़ आती है, आप उसको सबसे अच्छा कीजिए, तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर ही पाएंगे। आपकी आपकी सक्सेस डेफिनेट है, बिल्कुल 100% रेट है उसका, अगर आप वो फील्ड चूज़ करते हैं जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। तो हर बच्चा तो टॉपर नहीं बन सकता है। हर पेरेंट को ये एक्सपेक्टेशन ज़रूर होगा कि उनका बच्चा टॉपर बने, लेकिन अपने बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ व्हाट इज़ राइट पेरेंटिंग। अगर हम अच्छी पेरेंटिंग की बात करें तो उसका सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है अपने बच्चे को सही तरीके से समझना कि आपके बच्चे की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसका एप्टीट्यूड किस चीज़ में है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जी। अच्छा, एक अब बात बच्चे के टैलेंट की चल रही है, तो टैलेंट आपने कहा पढ़ाई ही एक टैलेंट नहीं हो सकता, जैसे आपने डीएलएफ का एग्जांपल दिया। जी। तो बच्चे को फिर किस स्किल कौन सी स्किल डेवलप की जाए उसकी, या आप कैसे स्किल ढूंढते हैं कि ये हम्म। बच्चा डांस में जाएगा, जैसे आपके यहाँ डांस क्लासेज भी होती हैं, हम्म। स्विमिंग होती है, या फिर क्रिकेट, या बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हम्म। हैं, शूटिंग ईटीसी। तो यस। वहाँ फिर उन उन जोन में कैसे डिवाइड करते हैं आप बच्चों को, किस तरीके से स्किल और दूसरी स्किल्स में जो है महारत हासिल कर सकता है बच्चा, उनकी स्किल्स का पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए हमने एक इंटरनल प्रोसेस डेवलप की हुई है, जिसमें हम टीचर्स को एक फॉर्म देते हैं। हम एक बेसलाइन असेसमेंट करते हैं हर बच्चे का। हर साल एक बेसलाइन असेसमेंट होता है, जिसमें ये पता चलता है कि वो बच्चा पढ़ाई में कितना अच्छा है, या वो स्पोर्ट्स में किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, या किसी और को करिकुलर एक्टिविटी में इंटरेस्टेड है, या उसके पास कोई और टैलेंट है। जैसे हमारे स्कूल में एक बच्चा है, वो उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, बट जब मैं उस बच्चे को स्केटिंग करते हुए देखती हूँ, या वो बच्चा जब स्विमिंग करता है, तब आप उसके जैसा कोई बच्चा नहीं देखेंगे मेरे स्कूल में। ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चलता है। हमारी टीचर्स ये ऑब्जर्वेशन करती हैं, हमारी जो काउंसलर है वो ऑब्जर्वेशन करती है। मैं जब राउंड्स पे रहती हूँ तब मैं ऑब्जर्वेशन करती हूँ ये सारी चीज़ों का, और फिर उस बेसिस पे हम एक रिपोर्ट बनाते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि इस बच्चे में ये टैलेंट है, ये क्वालिटी है, और हमें इसी को इस फील्ड में ही आगे बढ़ाना है। तो उन बच्चों को जैसे स्विमिंग की कॉम्पिटिशन्स होगी तो हमें पता है हमें उसी बच्चे को आगे करना है। अगर डांस में कोई बच्चा इंटरेस्टेड है और उसकी स्किल्स हैं, तो हमें पता है जब डांस कॉम्पिटिशन की बात आएगी तब उसी बच्चे को हमें आगे भेजना है। और उसी स्किल में, उसी एक्टिविटी में हम बच्चे को एनकरेज भी करते हैं कि वो आगे बढ़े। और उस तरीके से बच्चा जब अचीव करता जाता है तो नेचुरली फिर वो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है बच्चे का। तो बच्चा जो चाहता है वो आप लोग तो समझ लेते हैं, पेरेंट्स को कैसे समझाते हैं, पेरेंट्स को कैसे तैयार करते हैं फिर उस स्किल्स में डालने के लिए? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये काम, इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं, क्योंकि पेरेंट्स की अभी तक जो मैं देख पा रही हूँ, पेरेंट्स का पूरा फोकस स्टडीज़ पे ही रहता है। तो उन्हें ये समझाना कि नहीं, स्टडीज़ के अलावा ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बट आई थिंक आने वाले कुछ सालों में पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे ही सारे स्कूल्स अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, तो सभी जगह ये इन चीज़ों पे ही काम होगा। उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा स्कूल्स की फंक्शनिंग पे। अगर आप देखेंगे कि बच्चे सॉरी, जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज़ की जो बुक्स हैं, वो पूरी की पूरी बुक्स चेंज हो चुकी हैं। तो पहले जो बुक्स होती थी कि एक चैप्टर है,
उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, बच्चा वही कर लेगा और वही एग्जाम्स में आ जाएगा। अब अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे, वो पूरी की पूरी क्रिएटिव थिंकिंग पे बेस्ड है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसका आंसर बच्चा डायरेक्टली बुक से उठा पाए। उसे वो पूरा कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा, और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बुक में दिए जा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक्स में। तो ये चेंज तो आना ही है, इसको कोई रोक नहीं सकता। एंड आई थिंक जैसे जैसे ये चेंज आना शुरू होगा, आई थिंक पेरेंट्स विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड। और आई थिंक एक पूरी जनरेशन लगेगी ये चीज़ प्रूव करने में कि आपका बच्चा पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी चीज़ों में जा सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। जैसे पीछे हमारे पास एक एशियन चैम्पियन आए थे एज अ गेस्ट। उन्होंने जब स्पीच दिया तो उन्होंने सारे पेरेंट्स को ये बताया कि आपके बच्चे को सिर्फ पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ा हूँ, मुझे स्कॉलरशिप्स मिली हैं, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से जॉब मिली है, मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये सारी फैसिलिटीज़ मिली हैं। तो उनकी बात सुन के भी हमारे पेरेंट्स काफ़ी इम्प्रेस हुए थे कि सिर्फ पढ़ाई से ये सारी चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे काम करके अपने आप को उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट करके ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक स्टूडेंट के डेवलपमेंट में पेरेंट्स की क्या भूमिका रहती है और क्या मिस्टेक के पेरेंट्स कर देता है, जो आप लोग भी देखते हैं या बच्चे को भी पूरी लाइफ झेलनी पड़ती है वो? मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है स्कूल्स में, काफ़ी सालों से स्कूल्स में हूँ मैं, काफ़ी बच्चों से, बहुत सारे पेरेंट्स से डील किया है। सो एक जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ जो पेरेंट्स में आती है, वो ये आती है कि बच्चा वही करे जो हम चाहते हैं। ठीक है, एज़ अ पेरेंट काफ़ी पे उनके एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा है मैंने कि जो मैं नहीं कर पाया या जो मैं नहीं कर पाई, वो मेरा बच्चा करेगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो एक अपनी आइडेंटिटी लेके आया है, वो अपना एक अपनी एक जर्नी लेकर आया है। हम जब भी आते हैं लाइफ में तो हमारी जर्नी होती है वो लाइफ की। सो वो अपनी जर्नी के साथ आया है, वो अपनी पर्सनैलिटी लेकर आया है, वो अपनी सोच लेकर आया है। उस सोच में हमें एज़ अ पेरेंट बच्चे के साथ खड़े रहना चाहिए, ना कि हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करें बच्चे पे। तो जो चाहता है बच्चा, या जिस चीज़ में बच्चे का टैलेंट है, या जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट बन सकता है, अगर पेरेंट्स उसको सपोर्ट करेंगे तो बहुत बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं बच्चों के। तो लास्ट में पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहेंगी कि जो बच्चा कहे बस वही आपको करना है, वही मानना है? मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा कहे एटलीस्ट उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। वो जब बच्चा कुछ कह रहा है तो उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, उसकी थॉट होती है बच्चे की। आपको उस थॉट को सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फैमिली में डिसीजंस जो भी लिए जाएँगे वो बड़ों के द्वारा ही लिए जाएँगे, मैं बिल्कुल सही मानती हूँ उसको, क्योंकि बच्चों में उतनी समझ नहीं होती है। बट एटलीस्ट हमें कंसिडर करना चाहिए कि बच्चा अगर कुछ कह रहा है कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो हम उसको एक मौका तो ज़रूर दें, वो चीज़ सीखने का या वो स्किल में आगे अपने आप को प्रूव करने का। तो होना वही चाहिए जो बड़े चाहें, या बड़े जो बच्चों के लिए प्लान करें। बट बच्चे को भी अपनी बात कहने का, अपनी चीज़ें ट्राई करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। तो उसमें हमें एज़ अ पेरेंट, एज़ एडल्ट, हमें एज़ एल्डर्स, उनके बड़े हैं हम, तो हमें उनका साथ ज़रूर देना चाहिए। चलिए, फिलहाल हमारे साथ जीडी गोयनका की प्रिंसिपल गरिमा सावलानी जी। चलिए, शुक्रिया मैडम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। हमारे साथ जुड़ी थी जीडी गोयनका की प्रिंसिपल गरिमा सावलानी जी, और इन्होंने अपना पक्ष रखा एक प्रिंसिपल के तौर पे, या अब तक इनका कई वर्षों का एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए हमें भी ऐसा लगा जब भी इनके स्कूल में जाते हैं तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो पेरेंट्स तक पहुँचे, ताकि आने वाले वक्त में आपके बच्चों को वो ना झेलना पड़े जिन बच्चों ने पीछे झेला है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ ये कहने से चूज कर लेते हैं कि उसे कोटा जाना है, सिक्कर जाना है, कि पड़ोसी ने कह दिया था, या फलाने एडवोकेट साहब ने कह दिया था, फलाने रिपोर्टर साहब ने कह दिया था, शर्मा जी और वर्मा या जी का शर्मा बेटा। जी या वर्मा जी जो कह देते हैं। किसी का बेटा चला गया तो देख के चले जाते हैं। आपको वो चूक नहीं करनी है, आपको अच्छे पेरेंट्स बनना है, और उसके साथ साथ आपका बच्चा क्या चाहता है सिर्फ उसके दिल की सुननी है, उसके बाद सब सही हो जाएगा।
आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, हमारी बातचीत कैसी लगी, कमेंट में लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। जय हिंद।